Dear students, today we are going to discuss about the Einstein photoelectric equation and energy quantum of radiations. आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पे अपना फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में बताया था और उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की क्या हेल्प ली थी कि प्लैंक्स ने क्या बताया था कि जो लाइट है या रेडिएशंस जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं जिनको हम एनर्जी पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ये जो लाइट रेडिएशंस है वो छोटे छोटे पॉकेट ऑफ एनर्जीज जैसे छोटी छोटी पैकेट्स जो होती हैं उन एनर्जीज के पैकेट्स से बनी हुई है और उसको हम क्वांटा बोलते हैं। इसीलिए प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का नाम है ये कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये जो एक क्वांटम ऑफ लाइट है इसको एक क्वांटम ऑफ लाइट को हम फोटोन बोलते हैं और ये फोटोन जो है ये बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के जितना ही इसकी स्पीड होती है। तो किसी भी फोटोन के पास जो एनर्जी होती है एनर्जी ऑन ए फोटोन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी कि वो किस फ्रीक्वेंसी से आया है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना है हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए मेटल, कोई भी मटेरियल है ये, इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना है। इधर से हम क्या करेंगे इसके ऊपर एनर्जी डालेंगे फोटोन की फॉर्म में E इज इक्वल टू एच न्यू। इस एनर्जी को इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेंगे। फिर तो एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो बाहर निकलेगा। जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है जस्ट टू एस्केप या जस्ट टू कम ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल उसको तो हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये सिर्फ इतना एनर्जी लेवल तो क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला सरफेस से और उसके बाद वो कुछ भी नहीं चला, उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। और अगर इसके सरफेस से वो कहीं आगे जाएगा, इसके सरफेस को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तो फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो जो आप फोटोन से एनर्जी देते हो इस इलेक्ट्रॉन को वो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो जाएगा जस्ट फॉर वर्क फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सरफेस तक पहुंचने में, और बाकी का हिस्सा किस में जाएगा? सरफेस से बाहर निकलने के बाद इसको चलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ये एनर्जी given by the photons will be converted into two parts. One is the work function of the electron या जो इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाला है, एंड सेकेंड पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटोन जो है इसके ऊपर ऐसे आएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वो रेडिएशंस की फॉर्म में आएगा ना कि स्ट्रेट लाइन, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट तो उसके वर्क फंक्शन में और बाकी का पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये टोटल एनर्जी गिवन बाय द फोटोन विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मैंने लिखा था E इज इक्वल टू एच न्यू, एक तो वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम इस एच न्यू को क्या लिख सकते हैं? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अब ये काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी होगी? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिस एनर्जी से जिस वेलोसिटी से ये दौड़ेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वेयर। तो एच न्यू किसके बराबर बन गया?
फाई नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर बन गया एच न्यू। तो ये टोटल एनर्जी, यहाँ से ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये इसके बराबर आ जाएगी। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है इस इक्वेशन से कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर आके गिरता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी फोटोन की एनर्जी होगी, और जितने ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर आके गिरेगा उतनी ही ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो इक्वेशन बन गई, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अब यहाँ से अगर सिर्फ सरफेस के मेटल के सिर्फ सरफेस तक अगर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होके जाएगा तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन सिर्फ इतनी एनर्जी देने के लिए जो फोटोन आएगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसके बराबर क्या बन जाएगा, एच न्यू नोट। तो फाई नोट इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा, एच न्यू नोट। फाई नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन, और ये भी क्या है, वर्क फंक्शन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे मैंने न्यू नोट क्यों लगा दिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स रिक्वायर्ड जस्ट टू कम द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। जस्ट उसके सरफेस पे आके जो रुक जाए, जिसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो, तो ये उसके बराबर होता है। तो के मैक्स की वैल्यू क्या बन गई, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। फाई नोट की जगह मैंने न्यू नोट लिख दिया, तो एच इंटू में न्यू माइनस न्यू नोट, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन्स आए, मैं वन बाय वन उन कंक्लूजन्स को वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट जो कंक्लूजन आया वो क्या आया कि एक जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा अब्जॉर्व की जाएगी और वो उसमें से निकलेगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन इंक्रीज होगी वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे। जो इंसिडेंट जो लाइट होगी, ये जो लाइट है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल आल्सो इंक्रीज। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बन गया। तो मैं इस तरीके से आपको 3-4 लॉज इसके मैं बताता हूं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज दैट इफ intensity of light will increase, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस विल आल्सो इंक्रीज।
अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो उसके होने से क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो हुआ है, दे विल आल्सो इंक्रीज, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल आल्सो इंक्रीज। तो ये याद रखना है कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सेकंड क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, अभी हमने क्या सीखा है, सेकंड हमने ये सीखा है कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। अगर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलिंग फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस सिचुएशन में के मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो के मैक्स की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, दिस इज टोटली इलॉजिकल, टोटली इलॉजिकल। इसका मतलब क्या है कि वो चलेंगे ही नहीं, बिल्कुल जहां पर है वहीं पे रहेंगे। तो जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब तक कोई भी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब थर्ड क्या है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उस सिचुएशन में ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स। तो थर्ड इज if frequency of photons will be more than threshold frequency then maximum kinetic energy is directly proportional to the frequency। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इसके ऊपर आके गिरेंगे उतने ही या स्ट्राइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं। तो दिस इज थर्ड लॉ। फोर्थ क्या है कि ये जो कोलिजन या इमिशन इसके ऊपर आके ये गिरा और ये इसमें से स्ट्राइक करके बाहर निकला, ये जो फिनोमिना है दैट इज लाइक ए इलास्टिक कोलिजन। तो फोर्थ इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज लाइक ए इलास्टिक कोलिजन। और इसको ऐसा होने में, इससे एनर्जी लेने में, फोटॉन्स का इसके ऊपर फॉल होना और इसका एनर्जी लेके निकलना, दैट इज वेरी वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, लगभग 10⁻⁻⁹ सेकंड में, इतने कम समय में हो जाता है। जैसे ही फोटॉन्स इसके ऊपर गिरेंगे उसी टाइम इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इमिट हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, इंस्टेंट फिनोमिना है ये। तो फोर्थ ये है कि दिस इज लाइक ए इलास्टिक कोलिजन एंड इट टेक वेरी लेस टाइम, मीन्स नेग्लिजिबल टाइम्स। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं कि रिलेशनशिप क्या क्या है कट ऑफ पोटेंशियल में और फ्रीक्वेंसी में। तो अभी जो ये हमने कंप्लीट सीखा इसके ये 4 कंक्लूजन हमने सीख लिए और यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। जैसे एक पार्टिकल या एक फोटोन आके इसके ऊपर गिरेगा और उसी टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट हो जाएगा। तो एक एक पार्टिकल्स का गिरना, एक एक पार्टिकल का निकलना। तो यहाँ से हमें इस पूरे ये जो भी सीखा है इसका पूरे का कंक्लूजन ये 4 बातें हैं। एक तो कि ये किस किस लॉ को फॉलो करेंगे और उसका फाइनल जो कंक्लूजन बनता है कि लाइट इज पार्टिकल्स इन नेचर, लाइट पार्टिकल नेचर की है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कुछ रिलेशनशिप्स जो भी सीखे हैं उसी में से। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाए, और एक फॉलिंग फोटॉन्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, और दूसरा कट ऑफ पोटेंशियल जो है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी
एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बस एक कांस्टेंट का फ़र्क होता है, दोनों के बीच में एक कांस्टेंट का रिलेशनशिप होता है। तो अभी हमने क्या सीखा है कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो अभी ये इक्वेशन हम सीख चुके हैं, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब ये जो कट ऑफ पोटेंशियल नाम की चीज आई है, कट ऑफ पोटेंशियल का क्या मतलब है कि आप जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, अगर आप एक नेगेटिव पोटेंशियल इतना नेगेटिव करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर दे और वो रिपल्सन की वजह से वो जो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टॉप हो जाए, तो उस मैक्सिमम पोटेंशियल को, दैट मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच विल स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल। तो मान लेते हैं उस मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू V नोट है, तो उसमें एनर्जी कितनी होगी? मान लिया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाई दी मैक्सिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड या मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज नेगेटिव पोटेंशियल, और ये इस पूरे की एनर्जी बन गई। तो ये किसके बराबर होगी? ये क्या करेगा? चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, तो ये के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। जब इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट, ये लिख सकते हैं हम यहाँ से। अब हमें पता है कि अगर न्यू नोट इज रिप्रेजेंटिंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन फाई नोट विल बिकम, if nu naught is representing threshold frequency, then phi naught will be equal to h nu naught। तो ये ev naught किसके बराबर बन जाएगा? h nu माइनस h nu naught के बराबर बन जाएगा। तो यहां से ev naught की वैल्यू क्या आ गई? h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। तो v नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? h बाई ई न्यू माइनस न्यू नोट। तो ये क्या रिलेशनशिप आ गया? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल न्यू नोट एंड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा इसी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है। तो दिस इज द रिलेशनशिप। अब दूसरी बात, हमें क्या पता है? हमें यह भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, उसके बराबर होती है। तो कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये दोनों की जगह ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं, इसको चाहे हम इधर भी रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो ई वी नोट किसके बराबर आ जाएगा? एच इंटू न्यू की जगह सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नोट। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड द वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ भी दोनों है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी है और किसी भी टाइम इंस्टेंट जो फोटोन फॉल करता है उसकी भी वेवलेंथ है, इसमें दोनों वेवलेंथ्स हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि अगर प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन को निकालना है किसी मेटल का, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल।
determination of Planck's constant and work function of any metal। तो यहाँ पर भी इक्वेशन वही लगेगी, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। अब इस के मैक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी कट ऑफ पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीखा है, वहाँ से हम लिख सकते हैं ई वी नोट। तो ई वी नोट किसके बराबर बन जाएगा, एज के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नोट, देन ई वी नोट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। तो वी नोट कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बाई ई इंटू में न्यू माइनस का फाई नोट बाई ई। तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कट ऑफ पोटेंशियल को, m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, h बाई ई के बराबर बन जाएगी। और x जो है वो x एक्सिस के अलोंग जो वेरिएबल है उसको हम इसको ये मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, और c एक कांस्टेंट है। तो इसका अगर ग्राफ बनाना है हमें, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, मान लिया y एक्सिस पे तो है पोटेंशियल और x एक्सिस पे है ये फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये क्या चीज़, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फाई नोट बाई ई, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मैंने लिख दिया, और ये फ्रीक्वेंसी है। और ये h बाई ई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और ये स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे जैसे स्लोप निकालना है तो इसका मतलब क्या है, मान लिया दिस इज डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा न्यू। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा न्यू जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड दैट इज इक्वल टू h बाई ई। तो ये इसका मतलब है। तो h बाई ई और डेल्टा वी नोट बाई डेल्टा न्यू जो है दे आर इक्वल बिकॉज दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ से ये वी नोट मैक्स कट ऑफ पोटेंशियल वाला जो स्लोप है, सॉरी एक्सिस है, इसको वी नोट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू, मतलब कहीं पर भी अब आपने निकालना है स्लोप, डेल्टा वी बाई डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी, ये किसके बराबर होगा, h बाई ई के बराबर होगा। तो ये h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट वो किसके बराबर बन जाएगा, e इंटू में स्लोप ऑफ दिस लाइन। कौन सी लाइन, विच इज ऑन दी वी नोट एंड न्यू ग्राफ। तो ये वी नोट वर्सेस न्यू ग्राफ का जो स्लोप है उस स्लोप के साथ अगर e से मल्टीप्लाई कर देंगे देन दैट विल बी इक्वल टू दी प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लिया हमने। अगर वर्क फंक्शन निकालना है तो अभी हमें क्या पता है, ऐसे मान लेते हैं इसको कि दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी या सी जो भी है। तो यहाँ पर ये ओ बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फाई नोट बाई ई। तो फाई नोट की वैल्यू क्या आ गई वर्क फंक्शन की, ई इंटू में ओ बी, इसका इतना मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो ग्राफ है वी नोट वर्सेस न्यू, इसमें ये ओ बी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है ग्राफ वाई एक्सिस पे या वी नोट पे, उसको हम उस लेंथ को मेजर कर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ई को, देन वी विल गेट दी वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालना है, अगर ई के साथ स्लोप ऑफ द लाइन ऑन वी नोट वर्सेस न्यू ग्राफ पे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है कट ऑफ पोटेंशियल पे उस लेंथ के साथ अगर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, फिर हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं, स्टॉप करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ बनाना है, तो ये जो ग्राफ बना है ये किस किस के बीच है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस तरह के ग्राफ आप लोगों ने ध्यान में रखना है।
मैं कुछ एक दो बना के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ग्राफ है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज ऑलरेडी मेड हियर। ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ जो है दिस इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ये किसी एक मेटल के लिए है, किसी दूसरे मेटल के लिए होगी तो उसकी शेप ऐसी ही, लेकिन वो इससे आगे भी हो सकता है, इससे पीछे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इससे आगे ही हो, आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन होगा तो स्ट्रेट लाइन ही, होगा तो इंक्लाइंड ही, होगे तो एक दूसरे के पैरेलली, लेकिन वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से उसकी आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसका स्लोप जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन्स सेम। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है, अगर हमने ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में, हमें पता है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाना तो वो कैसा दिखाई देगा? ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। तो यहाँ से क्या पता चलता है? के मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये भी वो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी मान लिया दिस इज रिप्रेजेंटिंग के मैक्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, और जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी? फाई नोट के बराबर बन जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, अगर फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अगर आपने ग्राफ बनाना है तो वो कैसा बनेगा? दिस वाज सेकंड। थर्ड, अगर फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ बनाना है तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी कितनी भी कम ज़्यादा आए, फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा होने से सिर्फ एक बात का फर्क पड़ेगा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके बाद इमिशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ती जाए करंट की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अमाउंट ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है कि अगर हमने इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है तो हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? नेक्स्ट इज ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फोर्थ है, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मान लिया ये एक्सिस तो इंटेंसिटी ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये करंट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। और एक लास्ट है कि टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अगर रिलेशनशिप सेट करना है, उनका ग्राफ बनाना है, तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लगभग 10⁻⁻9 सेकंड में जनरेट हो जाता है, इतने कम समय में, और उसके बाद उसकी वैल्यू सैचुरेटेड रहती है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम बढ़ते जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ करंट, चलो मैं इसको हटा के बना देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ करंट एंड टाइम। एंड टाइम, मान लिया दिस एक्स इज टाइम, दिस इज आई, तो लगभग 10⁻⁻9 सेकंड, बहुत ही कम समय होता है ये। इतने समय में करंट की वैल्यू एक सैचुरेटेड वैल्यू को अचीव कर लेती है एंड आफ्टर इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ऐसा रिलेशनशिप होता है, ऐसा ग्राफ होता है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल से इससे आगे करेंगे। थैंक यू।